नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका स्वागत करता हूं कृष्णा सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में। अभी अपन आपके सामने जो जानकारी देने वाले हैं वो रिलेटेड टू है जो ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी आई है। ठीक है, न्यू वैकेंसी जिसका नाम है आरआरसी ग्रुप डी। ठीक है, बात करें सबसे पहले वैकेंसी की बात करेंगे, उसके बाद उसके फॉर्म की बात करेंगे, पोस्ट की बात करेंगे, उसके अंदर क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न रहेगा, फर्स्ट पेपर रहेगा, कुछ लोगों को ये सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल की बात करें, क्या इसमें फिजिकल रहेगा। बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसी की, तो इसमें टोटल वैकेंसी अपने पास 1,03,739 वैकेंसी। ठीक है, जो आज के टाइम पे देखा जाए वैकेंसी के तौर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वैकेंसी रेलवे की तरफ से ही निकल रही है। जैसे आपने देखा पिछला वाला जो अपना मैटर था, जैसे ग्रुप डी का और लोको पायलट का, उनका जो रिजल्ट है, जैसे ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें, वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि कई बार क्या होता है अपन जैसे जो अपने प्रॉब्लम आती है लोगों की कि बेंगलोर से फॉर्म डाल दिया। ठीक है, अब बेंगलोर से फॉर्म डाल दिया तो प्रॉब्लम तो आएगी भाई, बेंगलोर में जॉब नहीं कर सकते। अब जिसके पास जॉब का ऐसा है कि भाई अब मुझे तो करनी ही करनी है, तो वो तो कहीं पे भी जाके कर सकता है। लेकिन अपने पास एक और मौका आ गया सेम पोस्ट का ग्रुप डी का। वो मौका क्या है? ये अपनी आरआरसी की ग्रुप डी वैकेंसी। ठीक है, जिसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं आपके कल से, 12 मार्च 2019 से स्टार्ट हो चुके हैं, और उसकी जो क्लोजिंग डेट है वो क्या है आपकी 12 अप्रैल 2019। ठीक है, तो फॉर्म का ध्यान रखिए। अभी अपन आपको क्या बताने वाले हैं इस फॉर्म से रिलेटेड कि भाई तैयारी कैसे करनी है अपने को। दूसरी चीज क्या है, क्या कितना मैटर पढ़े, कौन कौन सी सब्जेक्ट इसमें प्रेफरेंस में लेनी है। अब पता सबको है कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आ रही, लेकिन पता नहीं है पढ़ना कैसे। ठीक है, तो उस बारे में सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो देखिए मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। सबसे पहला जो अपना पोर्शन होता है वो होता है कि भाई इसके अंदर जो सब्जेक्ट वाला जो सिस्टम है वो क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, उसके बारे में अपन सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए ये जो वैकेंसी है, ये जो पेपर है, इसमें केवल एक ही पेपर होगा जिसका सीबीटी फर्स्ट, बस एक पार्ट बोलते हैं उसको। सीबीटी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होगा जैसा आप लोगों ने दिया भी होगा या कुछ लोग इस बार प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो सीबीटी फर्स्ट मतलब एक ही पेपर होने वाला है। ठीक है, उस पेपर के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो इसके अंदर अपने रेलवे ने इस बार 4 सब्जेक्ट को ही प्रेफरेंस दी है। वही सबसे पहले आपको बता देते हैं। जैसे पहली सब्जेक्ट है मैथ, दूसरी सब्जेक्ट इसके अंदर है रीजनिंग, तीसरी सब्जेक्ट जो इसके अंदर है वो है आपकी जनरल साइंस, और जो चौथा सब्जेक्ट है वो है इसमें जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या है? कुछ लोग कुछ निकाल लेते हैं, कुछ लोग कुछ निकाल लेते हैं, अपन बात करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मैथ वाला पोर्शन है, रीजनिंग वाला, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। यदि मैं इनके नंबर्स की बात करूं तो 25 का क्या इसमें मैथ है, रीजनिंग की बात करें 30 की इसमें रीजनिंग है, यदि जनरल साइंस की बात करें 25 की तो 30 25 80 हो गया। बाकी बचा हुआ पोर्शन किसके लिए चला जाता है? 20 ये चला जाता है जनरल अवेयरनेस के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले कि भाई मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जनरल साइंस में क्या पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस में। उससे पहले अपन इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आपने जैसे देखा होगा तो इसमें टोटल जो क्वेश्चंस है वो कितने हैं? 100। उस 100 क्वेश्चंस के लिए आपको जो टाइम मिलने वाला है पेपर को करने के लिए वो कितना मिलने वाला है भाई आपको? 90 मिनट। मतलब 90 मिनट का मतलब आप लोग समझते हैं 1.5 घंटा। सही है क्या? 1.5 घंटे का जो है आपको क्या मिलने वाला है? समय मिलने वाला है। बोलो क्लियर? अब इसके बारे में यदि अपन बात करें, 100 क्वेश्चन है, टाइम क्या है इसका? 90 मिनट। सही है, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा पूरा। अब स्टार्ट करते हैं, एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में लेंगे। देखो पता सबको है क्या कैसे करना है, मैथ पढ़ लेते हैं, रीजनिंग पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में तैयारी नहीं हो पाती है। ठीक है, और प्रॉपर वे में तैयारी नहीं हो पाती तो सिलेक्शन नहीं हो पाता, सीधा सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में यदि हम आपको बताएं, जैसे कि आपने ये देखा सब्जेक्ट भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं मैथ के लेवल की। तो मैथ के लेवल की यदि अपन बात करें तो इन 25 क्वेश्चंस में इसको 3 पार्ट में इसने कवर किया गया है। सबसे पहले होता है अर्थमेटिक वाला पार्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अंक गणित। ठीक है, दूसरा पार्ट जो इसमें होता है वो होता है ज्योमेट्री वाला, और तीसरा पार्ट जिसको अपन एडवांस बोलते हैं, और एडवांस अपन क्या करते हैं? ज्योमेट्री को भी बोलते हैं ऐसे तो। ठीक है, लेकिन एडवांस पोर्शन में क्या है, थोड़ा सा अप लेवल के सवाल आ जाते हैं, और दूसरा कुछ पार्ट्स ट्रिग्नोमेट्री का जैसे त्रिकोणमिति वगैरह है उसको सिलेबस में नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे आपने ग्रुप डी और लोको पायलट में देखा होगा। ठीक,
तो सबसे पहले बात करें तो अर्थमेटिक वाला अंकगणित होता है, ज्यामिति होती है, और एडवांस के अंदर क्या आ जाती है आपकी त्रिकोणमिति वगैरह, ठीक है। उसके बाद बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग को इसने क्या है 4 पार्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। देखिए रीजनिंग क्या है, रीजनिंग का एक तो सिलेबस लोग समझ नहीं पाते हैं, उसमें कुछ लिखा रहता है, उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले यदि मैं सिलेबस की बात करूं रीजनिंग, तो रीजनिंग में सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है आपका वर्बल रीजनिंग, दूसरा पार्ट आता है इसमें आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, तीसरा पार्ट आता है इसका आपका लॉजिकल रीजनिंग, और चौथा पार्ट आता है इसमें जो पार्ट अभी एग्जाम्स में नया पार्ट आया है जिसको अपन बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। देख ये 4 पार्ट है रीजनिंग के, इसको किस तरीके से करना है। वर्बल पार्ट आप जानते हो, घड़ी, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, वर्णमाला परीक्षण, दिशा दूरी परीक्षण, रक्त संबंध, घन पासा, सादृश्यता, ठीक है। तो ये वाले जितने भी हैं ये किसके अंदर आते हैं, वर्बल पार्ट के अंदर। नॉन वर्बल की यदि मैं बात करूं, नॉन वर्बल मतलब डायग्राम से रिलेटेड, आकृतियों से रिलेटेड, आकृतियों को गिनना, आकृतियों को खोजना, जल, दर्पण, प्रतिबिंब, समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, 2 पार्ट कवर होते हैं। सबसे पहले तीसरा जो पार्ट होता है इसमें होता है लॉजिकल का, जिससे क्या है सभी लोग परेशान हैं, ठीक है। परेशान कैसे हैं, लॉजिकल का जो पार्ट 2016 से पहले किसी भी एग्जाम में क्लियर तरीके से नहीं आता, कभी 1 क्वेश्चन आया, कभी 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। लॉजिकल पार्ट आज के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, यदि आप पिछला रेलवे ग्रुप डी देखें और लोको पायलट देखें, चाहे प्री देखें चाहे मेंस देखें, मैं आपको बताऊं लॉजिकल वाला पार्ट से कम ज्यादा नहीं ज्यादा 25 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन तो लॉजिकल पार्ट कवर करता है, ठीक है। अब लॉजिकल पार्ट होता क्या, उसके बारे में बात करते हैं। लॉजिकल पार्ट होता है, सबसे पहला चैप्टर इसमें बोला जाता है कथन एवं निष्कर्ष, जिसका दूसरा नाम भी है न्याय वाक्य, ठीक है। तीसरा इसमें जो चैप्टर आता हुआ था कथन एवं तर्क, चौथा आता है कथन एवं मान्यताएं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कथन एवं कार्रवाई, कारण एवं प्रवाह। ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये क्या है, लॉजिकल पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल पार्ट अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद आता है एनालिटिकल पार्ट। अभी एनालिटिकल पार्ट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो मेन पोर्शन होता है वो तो होता है अपने बैंक के अंदर, लेकिन अभी आपने आरपीएफ का एग्जाम यदि किसी ने दिया हो, स्टूडेंट्स ने, या फिर देखा हो आरपीएफ या सुना हो, उसमें एक चैप्टर आया था असमानता, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इनइक्वलिटी, या फिर साइन कंक्लूजन, सही है। उससे रिलेटेड मतलब प्लस का साइन है, ग्रेटर का साइन है, लेस का साइन है, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसके अंदर आए थे, एनालिटिकल रीजनिंग से उठ के आया था, ठीक है। एक और होता है इसमें इंग्लिश में जिसको बोलते हैं अपन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या फिर संबंधात्मक विश्लेषण, ठीक है। तो वो वाले चैप्टर्स क्या हैं, आपको परेशान कर सकते हैं ग्रुप डी के अंदर या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस का जो मैटर है अपना, वो जनरल साइंस का मैटर किस तरीके से, वो आपको थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं इसकी। जनरल साइंस में आप ऐसा ना सोचें भाई कौन कौन सी सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट होती है, एक तो फिजिक्स होती है, एक केमिस्ट्री होती है और एक क्या होती है, बायो, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट का यदि मैं वेटेज की बात करूं कि भाई कहां से क्या वेटेज है, तो फिजिक्स का पोर्शन है, केमिस्ट्री का पोर्शन बायो, तो इसमें जो मेन पोर्शन होता है वो किसका होता है, बायो का, ठीक है। तो यदि ओवरऑल बताएं आपको तो 50% जो पोर्शन है वो किससे कवर करता है, बायो। उसके बाद अप्रोक्स 40% जो है वो फिजिक्स कवर करती है, और यदि केमिस्ट्री की बात करूं तो 10%। जैसा आपने देखा ग्रुप डी, और जो अपन रनिंग एग्जाम्स की बात करते हैं, क्योंकि रेलवे को कॉपी करना आता, रेलवे को कुछ करना नहीं आता, तो एग्जाम्स की बात करें तो टोटल फिजिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है, केमिस्ट्री को कहीं दिखाया नहीं गया, लेकिन फिर भी अपन 10% में इसलिए रखे हुए, कई बार फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, ठीक। उसके बाद बायो तो 50%। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल किसकी, जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में 20 तो दे दिया, लोगों को ये नहीं पता, कुछ लोग तो क्या है हिस्ट्री की बुक लेके आ गए, कुछ लोग पॉलिटिकल की बुक लेके आ गए, कुछ लोग करंट की बुक लेके आ गए, पता नहीं है पढ़ना कैसे, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं जनरल अवेयरनेस क्या होता है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, कुछ बुक्स में इस तरीके से दिया हुआ होता है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर। 20 तो दे दिया, सबसे पहला पोर्शन मेन इसमें होता है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स कितने महीने की पढ़ें कि अपना काम चल जाए, तो करंट अफेयर्स जो होती है अपनी 6 मंथ की यदि अपन पढ़ लेते हैं तो अपना कहीं तक काम चल जाता है। लेकिन अभी अपने पास टाइम है,
टाइम है, टाइम का यूटिलाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से, चाहे डेली के 5 करंट अफेयर पढ़ो, 10 करंट अफेयर पढ़ो, लेकिन उसकी एक प्रॉपर नोटबुक बनाओ, ठीक है, प्रॉपर एक नोट्स होनी चाहिए। जब लिखना सीख जाओगे, खुद के नोट्स बनाना सीख जाओगे, तो करंट अफेयर कहीं भी नहीं जाती, ठीक है। करंट अफेयर 6 मंथ, और यदि इसको बढ़ाया जाए तो इसको 12 मंथ मतलब 1 ईयर तक का भी किया जा सकता है। क्योंकि आप देख लो लोको पायलट मेंस में और ग्रुप डी के अंदर आप 2018 के अंदर पेपर हुआ, 2018 लास्ट पेपर हुआ, कुछ क्वेश्चन थे 2016 रियो ओलंपिक के भी, समझ में। तो कहने का मतलब क्वेश्चन तो कहीं से पूछा जा सकता है, लेकिन अपन मैक्सिमम कवर करने की बात करते हैं, तो 6 से क्या 12 मंथ तक बोलो के लिए। अब बात करते हैं इस 20 में करंट अफेयर तो है नहीं पूरा। अब बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो इसमें सब्जेक्ट आती है वो आता है आपका पॉलिटिकल, संविधान, ठीक है। उसके बाद दूसरी आती है इसमें इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तीसरा जो सब्जेक्ट आता है, अब सबसे मेन तो ये हो गया, ठीक है। 20 में से मैं आपको ज्यादा नहीं बोल रहा, 50% पोर्शन तो, और 50 से 60% पोर्शन तो आपका करंट अफेयर कवर करने वाला है, बोलो क्लियर। 50 और 60% का मतलब है 11 से 12 नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स का क्या रोल रहेगा। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स की यदि मैं बोलूं तो 20 से 25% जो पार्ट है इनका रहेगा, और बाकी का जो पार्ट है जैसे हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो कौन कवर करेगा, बाकी के हिस्ट्री ज्योग्राफी। कहने का मतलब यहां से यदि इसकी परसेंटेज की बात करें तो 8 से 10% का जो हिसाब किताब रहता है वो किसके पास रहता है, वो रहता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पास। मतलब यदि मैं आपको एक चीज बताऊं कि अपन करंट अफेयर अच्छे से कर लें, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स अच्छे से कर लें, तो अपन करंट अफेयर वाले पार्ट में ज्यादा नहीं 20 में से 13 से 14 नंबर ग्रैब कर सकते हैं, वो अपने लिए बहुत है, ठीक है। क्योंकि अपना जो मेन फोकस है वो क्या है, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग आप चेक कर सकते हो, जो 100 नंबर का पेपर है 30 और 25 मतलब 55% तो सीधा सा मैथ और रीजनिंग ग्रैब करती है, ठीक है। यदि ये पोर्शन आपका अच्छा है, उसके बाद जनरल साइंस का जो पोर्शन है उसमें बायो हर एक कोई याद कर लेता है, पढ़ लेता है, ठीक है। और फिजिक्स वाला पोर्शन देखो आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकली भी होना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई पहले ऑप्शन जो आते क्वेश्चंस आते थे, कैसे आते थे, बस भाई के उसका बेग क्या है, ये क्या। आजकल थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, आपने देखा होगा या पेपर दिया होगा रेलवे का, ग्रुप डी का और लोको पायलट का, बहुत अच्छा लेवल कर चुका है, ठीक है। और कॉपी होंगे क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चंस भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स का ओवरऑल यदि मैं बात करूं, ओवरऑल इस पोर्शन की बात करूं, तो यदि मैथ रीजनिंग आपका अच्छा है, आपका जनरल साइंस में बायो केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, भले बायो और फिजिक्स में पोर्शन कंप्लीट है, ज्यादा नहीं 50 से 60% भी कंप्लीट है, और लास्ट में जनरल अवेयरनेस का कुछ पोर्शन जैसे करंट अफेयर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कंप्लीट है, तो कहने का मतलब 100 में से आपसे 75 से 80 नंबर कोई नहीं रोक सकता आपके, लेकिन उसमें भी आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये नहीं मैथ आती है, रीजनिंग आती है, बस जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो बाद में पता चलता है कि गलत ज्यादा है, सही कम है, ठीक है, वो वाला काम नहीं। आता है तो बिल्कुल बस क्लियर 100 आउट ऑफ 100 वो वाला सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपन तैयारी कैसे करने वाले हैं, या इस चैनल पे मैं क्यों आया हूं, क्या बताने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि ये जो चैनल है मेनली अपने मैथ्स के लिए, ठीक है, लेकिन आगे आगे अपन इससे जुड़ने वाले हैं। आपको और भी सब्जेक्ट की, जैसे रीजनिंग हुआ, जैसे मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा नाम अरविंद चौधरी है, जैसे मैं आपको बताया मैं रीजनिंग की क्लास लेता हूं, और कहने का मतलब क्या है, मैथ्स की जैसे इस पे चैनल पे है अपने क्लासेस, रीजनिंग भी रहेगी, और आगे आगे यदि आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स मिला, बच्चों ने मतलब आगे शेयर किया, सब्सक्राइब किया, हमें लगा कि भाई अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, तो हम आगे की क्लासेस भी इस पर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग टाइम पे आपको बताते रहेंगे भाई कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैथ के लिए आपको बता देते हैं, मैथ के लिए सबसे पहले तो अपन कोई बेसिक बुक लेनी चाहिए, कोई भी एक बेसिक बुक, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का नाम यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक बुक एक कोई लाके उसको अपने प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। यदि कोचिंग नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए भी अपने चैनल पर आप देख लीजिए, शुरू से प्ले लिस्ट के अंदर जितने भी वीडियो हैं, एक एक वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार यदि आप पढ़ते हैं तो धीरे धीरे चीजें क्या है, ग्रैब होने लग जाती है, आप उनको पकड़ने लग जाओगे धीरे धीरे। उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया वो आपको बताई दी जाएगी। सेम रीजनिंग का चलता है। रीजनिंग के अंदर क्या होता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं ऐसे जिन पर आपकी यदि थोड़ी सी अच्छी कमांड है, जैसे मैं आपको बोला घड़ी, कैलेंडर, यहां से क्वेश्चन आना बंद हो चुके हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं कई बार 10 पेपरों में से एक पेपर में। मेनली जो पार्ट है रीजनिंग के अंदर, कौन सा पार्ट मैंने आपको बताया, लॉजिकल पार्ट, जिसमें कथन, निष्कर्ष, न्याय वाक्य और कथन तर्क, ये तो इतने खतरनाक चैप्टर्स है कि 9 क्वेश्चन आ जाए तो 9 कम, 10 आ जाए तो 10 कम, 11 आ जाए तो 11 कम, जैसे आपने पिछले एग्जाम्स में देखा होगा या दिया होगा।
अब बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें अप्लाई जो 10वीं पास है, ठीक है, जो बंदा 10वीं पास है वो कर सकता है, लेकिन उसकी जो एज है, जिसकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 18 से 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सही है, 18 से कम वाला और 33 से ऊपर वाला कोई भी इसको नहीं भर सकता है। ठीक है, मेनली बात करें 10th वाला, कुछ लोगों के मन में ये हो रहा है सर ये इसमें ITI की पोस्ट है क्या? भाई देखो, अलग से ऐसा नहीं है कि भाई 10वीं के साथ ITI चाहिए तब जाके आप फॉर्म भर सकते हो। हाँ, जब आप फॉर्म भर देते हो और आपके पास ITI तो कुछ पोस्टों में आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है, एक चीज तो ये हुई। दूसरी आपको एज बता दी, एज लिमिट क्या है। फॉर्म अब आप भरी लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिस भी जोन से भरना चाहो। अब बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर जोन कौन से वाले से भरे, अजमेर से भरे, बेंगलोर से भरे, कहीं से भरे, कि ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। एक तो होता है कि आज की पूरी उसको देखते हुए, भाई बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए अपन ये डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे तो कैसी भी एक जॉब मिल जाए, लेकिन मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। कोई बोले कि भाई बंगाल की खाड़ी में जॉब मिल जाए तो वहां भी कर लेते हैं, करते हैं, तो उस वाला वो वाला सिस्टम हो तो आप सबसे जो बेस्ट जगह है वो है RRB बेंगलोर। ठीक है, 2 साल का इनका देखा सारे एग्जाम्स का, तो सबसे ज्यादा सबसे कम कट ऑफ कहां जाती है, RRB बेंगलोर की जाती है। ज्यादा की बात करें तो कोलकाता की जाती है, बॉम्बे की जाती है और अजमेर की जाती है। ठीक है, यदि आप अजमेर के हैं, यदि आप कट ऑफ को पार कर सकते हैं, आप यदि इस तरह स्टेमिना रखते हैं रेगुलर पढ़ाई का, तो आप अजमेर से भरिए। क्योंकि ग्रुप डी की क्या होता है, एक बार वैकेंसी अपने क्या होता है, एक बार जॉब की सोचते हैं, पहले तो जॉब लग गई ना, उसके बाद क्या सोचते हैं, अरे यार मैं तो और अच्छी पढ़ाई कर लेता और ये कर लेता। आपको पता है कोई एक जॉब लगने के बाद अपन फिर आगे तैयारी नहीं कर पाते, तो बार बार ये मौके नहीं मिलते, तो बार बार नहीं मिलते, तो एक ही बार में मौके को बनाना आना चाहिए। सही है, अब मौके को ऐसे बनाना है कि तैयारी एक तो लेवल की रखनी है और प्रेफरेंस रखनी है अपने पास वाली स्टेट की। जैसे अब अजमेर जोन है, तो अजमेर जोन में ऐसी बात नहीं है जो लोग लगेंगे तो उनके कुछ अलग से कुछ है। सही है, अलग से कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है उनके, उन्होंने वर्क किया है, उन्होंने काम किया है पढ़ाई पर। ठीक है, इसलिए उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि अपन अजमेर से डालेंगे और अपना सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका ये नेगेटिव मींस मत निकालना कि मान लो आप अजमेर से डाल देते हो और उसके बाद आपका सिलेक्शन 1 2 3 नंबर से रह जाता है, तो आप बोल दो कि यार मैं तो चेन्नई से भर देता तो वहां से हो जाता। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। भाई सीधी बात है, कट ऑफ को क्यों देखते हो कि 73 गई थी, 75 गई थी? भाई आप 90% वाला काम करो, 100 में से 90 लाने, चाहे किसी भी जोन से भर लेना, 90 से कट ऑफ आज तक ज्यादा नहीं गई कहीं की भी। सही है, 90 ही नहीं गई। ठीक, 80 के नीचे नीचे सारा सब कुछ रह जाता है। वो सब कुछ क्या डिपेंड करता है, आपका परसेंटेज के ऊपर, पेपर के लेवल के ऊपर। ठीक है, पेपर का आपको पूरा फॉर्मेट समझाया। अब बात करते हैं थोड़ा सा फिजिकल के लिए। देखिए, तो फिजिकल ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं है इसमें। फिजिकल यदि मेल मतलब पुरुषों के लिए बताएं तो फिजिकल क्या है, 35 किलो का एक वजन उठाना है, चाहे वो बोरा हो चाहे कोई भी पोर्शन हो, 35 किलो का उठाना है आपको, 100 मीटर उसको लेके जाना है और समय मिलेगा आपको 2 मिनट का। ठीक है, वहीं साथ में महिलाओं के लिए यदि अपन बात करें तो महिलाओं के लिए वही वाला जो वेट है, जो 35 किलो का हटा के उसको 20 किलो कर दिया गया। ठीक है, 20 किलो, समय वही है, वही 2 मिनट है और वही क्या है आपका 100 मीटर है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें बताऊं, ये अकेला पोर्शन नहीं है, दूसरा पार्ट भी एक रनिंग भी है। अब रनिंग की बात करें तो 4 मिनट और 14 सेकेंड, 4 मिनट पूरे आपको देने हैं पुरुषों को 1 किलोमीटर चलने के लिए, मतलब दौड़ने के लिए। मतलब 1 किलोमीटर आप दौड़ते हो तो आपको समय मिलेगा 4 मिनट का। ठीक है, ये दोनों कंपलसरी है। वही महिलाओं के लिए ये समय 5 मिनट और 40 सेकेंड है, वही 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी होती है, कोई भी इससे रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप अपना मैसेज उसमें छोड़ सकते हैं अपने चैनल पर। ठीक है, उसमें आप डाल सकते हैं, हम आपको पूरी उसकी जानकारी देंगे, जितने रिलेटिव पार्ट है। ये सब जानकारी जो है, ये सब जानकारी रेलवे की वेबसाइट से ही ली गई है। ठीक है, तो आप जब भी फॉर्म लगाएं, और फॉर्म को ऐसा नहीं कि अभी तो कल ही फॉर्म आया, आगे आराम से लगा लेंगे, ऐसा ना करें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है आपको पता है, रश हो जाता है, भीड़ हो जाती है। ठीक है, अब साइट वगैरह बिजी हो जाती है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान ना रखे भाई मैं तो होली बाद लगाऊंगा, भूल गए, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको समय मिले, आधा घंटा लगता है, फॉर्म भर के अपना बिल्कुल डायरेक्शन में अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। इस वीडियो को मैं ज्यादा ये नहीं कहता भाई आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, कुछ लग रहा हो कि कुछ नई चीज है। ठीक है, तो इसको क्या किए, आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को क्या करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब भी आप कर ही दोगे जब लाइक और शेयर करोगे तो। ठीक है, तो मेनली चीज क्या है, यहाँ से रिलेटेड जो पार्ट आपको बताया है, यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आगे भी कुछ वीडियोज
एक्स्ट्रा, चाहे वो रीजनिंग के हों, चाहे वो मैथ के हों, चाहे जनरल साइंस के हो, जनरल अवेयरनेस के हों, सबके वीडियो आपको फॉर्मेट बताएंगे, कैसे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, ये आपको एक बेसिक ज्ञान दे दिया, क्या डायरेक्शन दे दी। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों।